गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th होम साइंस में चैप्टर 9। कौन सा चैप्टर 9 हम लोग करने वाले हैं। और चैप्टर 8 तक हम लोगों ने अपना जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी जिससे आप लोगों को आपके एग्जाम में हेल्प होने वाली है। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 9, वो भी थ्योरी क्लास होने वाली है। इसके पहले चैप्टर 8 के हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि वो जो चैप्टर है थ्योरी वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका था हम लोगों का। तो चैप्टर 9 है सामान्य रोग कारण और उपचार। कौन सा चैप्टर है? सामान्य रोग कारण और उपचार। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो है हम लोग चैप्टर। तो चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम लोगों का वो जो पूरा चैप्टर है वो हम लोगों को समझ में आएगा कि इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना से जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि इस चैप्टर के अंतर्गत आखिर होने क्या वाला है, मिलने क्या वाला है हम लोगों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल जो नॉलेज वाला ये चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको नई नई सीखने को मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में जानते हैं कि क्या क्या दे रखा है आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा जो चीज़ें हैं वो दे रखी हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध जल, वायु और भोजन आवश्यक है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध जल चाहिए, वायु चाहिए और क्या चाहिए? भोजन चाहिए। दूषित जल, भोजन से हमें अनेक रोग शिकार हो जाते हैं। जो दूषित जल है और भोजन से जो व्यक्ति है वो अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन ना मिले, उसकी जगह पे उसको क्या मिले? दूषित जल, दूषित भोजन और दूषित वायु मिले, तो वो क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति का जो शरीर है वो क्या हो जाएगा? बहुत से रोगों का शिकार हो जाएगा। दूषित वायु में रोग फैलाने वाले रोगाणु पाए जाते हैं। दूषित वायु में क्या पाया जाता है? रोगों को फैलाने वाले जो रोगाणु हैं वो पाए जाते हैं। अति सूक्ष्म होने के कारण इन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देखा जा सकता है। और जो दूषित वायु है उसमें बहुत सारे रोगाणु पाए जाते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें ऐसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी चाहिए, तभी हम उनको देख सकते हैं। और हम ऐसे वातावरण से गुजर करके या फिर प्रवेश करके आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा दूषित है, और उस दूषित वातावरण से हम बहुत सारी बीमारियां लेकर आ जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि उस जो वातावरण में जीवाणु व्याप्त हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि उन्हें हम ऐसे नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी चाहिए। इन रोगाणुओं को विषाणु और जीवाणु कहते हैं। जो ये रोगाणु होते हैं उनको दो नामों से जाना जाता है, मतलब दो प्रकार के होते हैं। एक तो विषाणु होते हैं जिनको वायरस कहते हैं, और दूसरे जीवाणु होते हैं जिनको बैक्टीरिया कहते हैं। तो जो विषाणु होंगे वो वायरस होंगे, और जो जीवाणु वहां पर पाए जाएंगे उस दूषित वातावरण में वो क्या कहलाते हैं? वो बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये रोगाणु जल, वायु और भोजन के माध्यम से स्वस्थ शरीर में प्रवेश करके तीव्र गति से जनन करते हैं। और जब इन रोगाणुओं को कोई स्वस्थ व्यक्ति का शरीर मिल जाता है प्रवेश करने के लिए, रहने के लिए, तो वहां पर क्या करते हैं? वो जल, वायु और भोजन के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं, और उस स्वस्थ शरीर में, स्वच्छ घर में, मतलब हम लोगों का जो शरीर है बहुत ही अच्छा, सुंदर सा, स्वच्छ सा शरीर है, उसमें ये गंदे से रोगाणु प्रवेश कर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर बहुत साफ सुथरा, तो वहां पर क्या करते हैं? अपने रहने के लिए तुरंत जगह बनाने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि अकेले आएंगे, अकेले रहेंगे तो कोई हमें मार देगा, तो हमें क्या चाहिए? अपनी सेना चाहिए। तो वो अपनी संख्या को बहुत ही तीव्र गति से क्या करते हैं? बढ़ाने लगते हैं। वो अपनी संख्या को बहुत तीव्र गति से जनन के माध्यम से बढ़ाते हैं। और जब क्या होता है? जब उनकी संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़कर हमारे शरीर में अधिक हो जाती है, तो जो व्यक्ति का शरीर है उसमें क्या हो जाता है? रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और वही समय, जिस समय में व्यक्ति के शरीर में जो रोगाणु प्रवेश कर गए हैं, उस रोग के लक्षण जब प्रकट होंगे तो वही समय क्या कहलाता है? वही समय जो है उस रोग का उद्भवन काल कहलाता है। मतलब उस रोग का उद्भव आपके शरीर में हो गया है, उस रोग का जो जन्म है वो आपके शरीर में हो गया है। और वो कैसे हुआ है? उसके लक्षण प्रकट हो आए हैं, उसके लक्षण आपके शरीर में प्रकट होने लगे हैं, तो ये उसका संकेत है कि उस रोग का संक्रमण आपको हो चुका है और उसके लक्षण आपके शरीर में
दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, वो समय उस रोग का उद्भवन काल कहलाता है। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब समझते हैं आगे। हमारे रुधिर में प्रतिरक्षी, हमारे रुधिर में क्या पाए जाते हैं, प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो रोगाणुओं से रक्षा करते हैं, जो हमारी क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी होते हैं, मतलब हमारी जो रक्षा करने के लिए जो सैनिक होते हैं एक प्रकार के, वो क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं जो रोगाणुओं से, जो बाहर आए हुए दुश्मन से, जो बाहर हमारे शरीर में दुश्मन घुस गए हैं उनसे रक्षा करने का कार्य हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी वाले सैनिक हैं, बॉडीज वाले सैनिक हैं, वो करते हैं। तो उनसे रक्षा करने का कार्य कौन करते हैं, एंटीबॉडीज करते हैं, तथा रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। और कब नष्ट करते हैं, जब उनकी संख्या जब तक कम होती है। लेकिन जब वो बहुत अधिक संख्या में, वो जानते हैं, बहुत चालाक होते हैं, जब जानते हैं कि हम अगर कम संख्या में होंगे तो ये जो सैनिक है, जो एंटीबॉडी है, ये हमें मार देगा, तो वो बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाने लगते हैं। जब ये कम होते हैं तब क्या होती है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी क्षमता जो होती है वो इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। और इस क्रिया को, मतलब जो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, उन जो नष्ट करने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कहलाती है। क्या करती है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कहलाती है। मतलब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कहलाती है। लेकिन वो कब तक कार्य करेगी, जब तक हमारा शरीर है जो उनसे लड़ पाएगा। लेकिन जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है वो कार्य नहीं कर पाती और हमारा शरीर जो है उस रोग का शिकार हो जाता है। तो शरीर में क्या होता है, प्रतिरक्षी होते हैं जो रोगाणुओं से क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। यही जो रोगाणुओं से नष्ट करने की जो क्षमता हमारे शरीर में है वही क्या कहलाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधात्मक क्रिया कहते हैं। तो जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या है, शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है वो है। आप समझते हैं संक्रामक रोग क्या होता है। संक्रामक रोग क्या है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। किसको कहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचने वाले जो रोग हैं वो क्या कहलाएंगे, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई मान लीजिए आपके घर में आ गए हैं टमाटर, बहुत सारे टमाटर आ गए, 1 किलो टमाटर आए हैं, उनमें से एक टमाटर जो है वो सड़ा हुआ है। तो आपने क्या किया, जैसे टमाटर आए वैसे उठा के फ्रिज में डाल दिए, उनको देखा नहीं कि वो अच्छे हैं, ऊपर से देख लिया कि सारे अच्छे हैं, लेकिन मान लीजिए नीचे उसमें एक खराब था। अब वो खराब जो है, वो जो खराब टमाटर है वो क्या करेगा, आपने उनको देखा नहीं, उनको एक साथ रख दिया, तो वो खराब टमाटर क्या करता है, सभी टमाटरों को खराब कर देता है, मतलब सभी में संक्रमण फैला देता है। और धीरे धीरे क्या होता है, 2-4 दिन में सारे टमाटर सड़ जाते हैं। तो वो क्या है, संक्रमण किससे हुआ, एक टमाटर से दूसरे टमाटर को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। तो कैसे हुआ, संपर्क के माध्यम से हुआ ना, कि जब एक सड़ा हुआ टमाटर दूसरे अच्छे टमाटर के संपर्क में आया तो उसका वो जो सड़ा हुआ जो है उसमें जो भी बैक्टीरिया जीवाणु है वो क्या कर गया, उस अच्छे वाले टमाटर में प्रवेश कर गया और उसको भी खराब कर दिया। तो ये क्या है, ये संक्रमण है। मतलब एक जो रोगी व्यक्ति है जब दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो उसके शरीर में जो रोगाणु है वो क्या करेंगे, वो उसके श्वास के माध्यम से, उसके थूक के माध्यम से और उसके पसीने के माध्यम से उसके शरीर से बाहर निकलेंगे। और जब दूसरा व्यक्ति उसके टच में आएगा तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या होता है, वो उस व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं, क्योंकि वो तो किसी रोग के रोगाणु है ना, वो आपके शरीर में जाके आपको स्वस्थ थोड़ी करेंगे, आपको रोग से ग्रसित कर देंगे। तो यही क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो पहुंचने वाला रोगों का संक्रमण है वही क्या है, वो संक्रामक रोग कहलाता है। रोग के जीवाणु रोगी व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं। वो देखते हैं कि अरे वाह, हमको एक बढ़िया बढ़िया स्वस्थ स्वस्थ शरीर मिल गया है, चलो इस पर हमला करते हैं, इसमें अपना घर बनाते हैं। तो वो वहां पर जाते हैं, उनको देखा आलीशान बढ़िया साफ सुथरा घर मिल गया है, चलो यहाँ पर रहते हैं और अपने जो सेना है उसको बढ़ाते हैं ताकि हमें कोई यहाँ से भगा ना पाए। तो इस रोग के जो रोगाणु जीवाणु है वो व्यक्ति के शरीर में, कौन से व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाने लगते हैं और शीघ्र ही जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, पीड़ित कर देते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुंचता है। और जो ये रोग है
वो एक माध्यम से नहीं पहुंचता है, बहुत सारे माध्यमों से पहुंचता है स्वस्थ व्यक्तियों तक। इस प्रक्रिया से रोग फैलने को संक्रमण कहते हैं। और ये जो विभिन्न माध्यम हैं, जिन माध्यमों से रोग फैलेगा वो क्या है, वो प्रक्रिया क्या है, वो संक्रमण है। संक्रामक रोग क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो पहुंचने वाले रोग है वो संक्रामक रोग है, लेकिन उनकी जो प्रक्रिया है, फैलने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो संक्रमण है। तो इतना हम लोगों ने समझा। आप समझते हैं संक्रामक रोगों के लक्षण। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आ गया होगा समझ में। संक्रामक रोगों के लक्षण समझते हैं कौन कौन से हैं। तो सभी संक्रामक रोग किसी ना किसी रोगाणु के संक्रमण के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो संक्रामक रोग क्या है, संक्रामक रोग का मतलब ही संक्रमण से उत्पन्न हुआ है, और वो संक्रमण किससे होगा, किसी न किसी रोगाणु के द्वारा होगा, तभी हमारे शरीर में क्या होगा, उस रोग का संक्रमण होगा और उससे हमें रोग उत्पन्न होगा। सभी संक्रामक रोगों के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। अगर कोई भी रोग होता है तो उसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे कि किसी को बुखार हो गया तो उसके लक्षण होते हैं। अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है तो उसके लक्षण अलग होते हैं। अगर किसी को टाइफाइड हो गया तो उसके लक्षण अलग होते हैं। अगर किसी को खसरा हो गया, अगर किसी को मलेरिया हो गया, तो सारे जो रोग हैं उनके जो लक्षण होते हैं अलग अलग होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये रोग कौन सा हुआ है। और उन सबके लक्षण कैसे हैं, निम्न प्रकार हैं, तो उनको समझते हैं। जो संक्रामक रोग हैं उनके लक्षण किस प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रायः सभी प्रकार के रोगाणु संक्रमण द्वारा रोगी के शरीर में एक प्रकार का विष यहाँ पर क्या है, विष उत्पन्न कर देते हैं, जिससे उसके शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। तो प्रायः सभी जो संक्रामक रोग के रोगाणु हैं वो व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर क्या करते हैं, एक प्रकार का विष उत्पन्न कर देते हैं, जिससे उस जो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापक्रम है वो बढ़ जाता है। तापक्रम का बढ़ना क्या कहलाएगा, मतलब तापक्रम बढ़ गया है तो उसको बुखार हो जाएगा रोगों के संक्रमण से। अगला है, प्रायः सभी संक्रामक रोगों में व्यक्ति को ठंड लगती है तथा शरीर में झुरझुरी सी होने लगती है। तो प्रायः संक्रामक रोग जब किसी व्यक्ति को होगा तो उसके शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। और दूसरा लक्षण क्या है, बुखार आएगा, उसको ठंड भी लगेगी। तो ये दूसरा लक्षण है, उसके शरीर में क्या हो जाती है, झुरझुरी सी होने लगती है। तीसरा है, कुछ रोगों के संक्रमण में व्यक्ति के शरीर पर लाल दाने भी निकल आते हैं। और तीसरा लक्षण, अगर संक्रामक रोग हुआ है तो शरीर पर लाल दाने भी देखने को मिलेंगे। और अगला आप लोगों का है कि संक्रामक रोग में व्यक्ति के सिर, टांगों, गले अथवा पूरे शरीर में पीड़ा होने लगती है। अगर संक्रमण के द्वारा रोग हुआ है, मतलब अगर संक्रामक रोग है तो उसमें ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। व्यक्ति के सिर, गले और पूरे शरीर में दर्द भी देखने को मिलता है। अगला है, कभी कभी संक्रमण के साथ व्यक्ति की आंखों में, नाक से पानी बहने लगता है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जुकाम में क्या होता है, अगर एक व्यक्ति को, सामने वाले को जुकाम है और उससे दूसरे व्यक्ति को हुआ, तीसरे व्यक्ति को हुआ, तो इस संक्रमण से क्या होता है, इस जुकाम में आंखों से क्या होता है, पानी निकलता है, नाक से पानी निकलता है। तो ये क्या है, एक संक्रमण होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है, जिसमें क्या होता है, आंखों और नाक से पानी निकलता है। तो अगर संक्रमण के द्वारा कोई रोग हुआ है, संक्रामक रोग हुआ है, तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। आप समझते हैं संक्रामक रोगों का जो संक्रमण है वो कितने प्रकार का होता है, मतलब कितने प्रकार से हो सकता है, संक्रामक रोग कितने प्रकार से फैल सकते हैं, वो चीजें इसमें जानेंगे। तो रोगों के जीवाणुओं का संक्रमण मुख्य रूप से 4 प्रकार से फैलेगा। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से जो संक्रामक रोग हैं वो अपना संक्रमण फैला सकते हैं। पहला कौन सा है, जल एवं आहार के माध्यम से। किसके माध्यम से, जल एवं आहार के माध्यम से संक्रमण। विभिन्न संक्रामक रोगों के रोगाणु व्यक्ति के शरीर में जल एवं आहार के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति नियमित रूप से जल एवं आहार ग्रहण किया करता है, क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो क्या करता है, जल व आहार को ग्रहण करता है, वो भी नियमित रूप से। यदि हमारे पर्यावरण के किसी भी भाग में किसी रोग के रोगाणु अधिक संख्या में पाए हो जाते हैं तो इस बात की संभावना अधिक हो जाती है कि हमारे जल एवं आहार के साथ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। मतलब अगर आपके पर्यावरण में अगर आप जो जल ग्रहण कर रहे हैं, जो आहार ग्रहण कर रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगा, किसी रोग के रोगाणुओं की जो संख्या है, उसका जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है उस जल या आहार का जब सेवन आप करेंगे तो आपके शरीर में भी क्या होगा, उस रोग के रोगाणु पहुंच जाएंगे और आपके शरीर को भी संक्रमित कर देंगे। और इस प्रक्रिया के अनुसार संबंधित रोग का जो संक्रमण है जल एवं आहार के माध्यम से हो जाता है। टाइफाइड, हैजा, अतिसार, पेचिश आदि रोगों का संक्रमण मुख्य रूप से जल एवं आहार के माध्यम से ही
होता है। तो जो जो टाइफाइड है वो कैसे फैलता है? दूषित जल के द्वारा। हैजा कैसे होता है? दूषित जल आहार के द्वारा। पेचिस कैसे होता है? दूषित जल आहार के द्वारा रोग होने वाला है। जब हम दूषित जल और आहार का सेवन कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है? ये सारे रोग देखने को मिलते हैं। तो जल एवं आहार के माध्यम से किस प्रकार से फैलते हैं? अब आ गया ना समझ आप लोगों को? अगला है वायु के माध्यम से। वायु के माध्यम से कैसे फैलेंगे? जब हम दूषित वायु में श्वसन क्रिया करेंगे या दूषित वायु वाले जो वातावरण है उसमें रहेंगे या फिर निवास कर रहे होंगे, तभी हमें जो वायु के माध्यम से होने वाले रोग हैं वो फैलेंगे। प्रत्येक जीवित व्यक्ति प्राणी निरंतर रूप से वायु का सेवन किया करता है। इस स्थिति में यदि वायु में किसी रोग के रोगाणु अधिक संख्या में व्याप्त हो जाते हैं तो उस स्थिति में रोगाणु युक्त वायु में श्वसन के द्वारा ग्रहण करने पर व्यक्ति के शरीर में वायु के साथ ही संबंधित रोगों के रोगाणु भी प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के शरीर में प्रवेश पा करके ये जो रोगाणु है व्यक्ति को रोगग्रस्त बना देते हैं। मतलब जब दूषित वायु वाले वातावरण में हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उस रोग के जो रोगाणु है वो सांस के माध्यम से, क्योंकि वो हवा वाले वातावरण में व्याप्त होते हैं और जब हम वहां पर सांस लेते हैं तो वो हमारे शरीर में सांस के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं और हमें रोगग्रस्त बना जाते हैं। साथ ही वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? जैसे चेचक, छोटी माता, खसरा, तपेदिक, डिphtheria, काली खांसी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत खांसी आ रही है और वो आपके सामने बैठा है और वो उसको बहुत खांसी आ रही है, तो जब वो खांस रहा है तो उसके मुंह से जो निकल रहे हैं खांसी के जो भी बैक्टीरिया जीवाणु निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो हवा में जा रहे हैं और हवा में वहाँ का जो वातावरण है वहां पर वो फैल रहे हैं और उस वातावरण में जो भी व्यक्ति आएगा सांस लेगा वो उसको क्या हो जाएगा? उसके शरीर में उस रोग के रोगाणु प्रवेश कर जाएंगे और उस व्यक्ति को भी क्या आ जाएगी? काली खांसी आने लगेगी। तो इस प्रकार से वायु के माध्यम से जो रोगों का संक्रमण है वो होता है। अगला है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब है जब हम उस व्यक्ति के सीधे संपर्क में आएंगे, उसको छुएंगे तब क्या होगा? उसके टच में आएंगे तब होगा हमें वो रोग का संक्रमण। तो कुछ संक्रामक रोगों का संक्रमण क्रमशः संक्रमित व्यक्तियों अथवा प्राणियों से प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भी होता है। मतलब डायरेक्ट हम उस व्यक्ति के संपर्क या टच में आ गए हैं तभी हमें उस रोग का जो संक्रमण है वो होगा। संक्रमण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी पूर्व संक्रमित अथवा प्राणी प्रत्यक्ष संपर्क में आता है तो इस संपर्क के परिणाम स्वरूप त्वचा के रोग देखने को मिलते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को क्या है? अगर किसी व्यक्ति को दाद है, खाज है, खुजली है, कुष्ठ रोग है या फिर ऐसे ईचिंग वाली कोई डिजीज है तो क्या होगा? अगर हम उस व्यक्ति के संपर्क में आएंगे मतलब क्या होगा? अगर हम उसे व्यक्ति के त्वचा के संपर्क में आएंगे, अगर मान लीजिए हमने उस व्यक्ति के कपड़े पहन लिए या फिर हमने उस व्यक्ति के शरीर को छू लिया, पकड़ लिया, ऐसे स्थान को पकड़ लिया जहाँ पर ये सारी रोग हैं, तो क्या होगा? उस जो रोग के रोगाणु वो हमारे हाथ में, हमारी स्किन में आ जाएंगे और जब हम अपने हाथ को अपने शरीर पर कहीं पर भी लगाएंगे तो क्या होगा? वो हमारे शरीर पर आ जाएंगे और हमें वो जो रोग है वो हो जाएगा। तो ये होता है प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। प्रत्यक्ष टच या संपर्क के द्वारा हमने उसे छू लिया और उस रोग के जो रोगाणु है वो हमारी त्वचा पर आ गए और हमारी त्वचा को भी संक्रमित कर देते हैं। तो ये होता है प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा होने वाले रोग। अगला है रक्त के माध्यम से। तो 4 प्रकार से फैल रहे थे ना, चारों में हम लोगों ने 3 देख लिए। अब लास्ट है आप लोगों का रक्त के माध्यम से, मतलब खून के माध्यम से किस प्रकार से फैल सकता है संक्रमण। तो रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने का एक स्वरूप सीधे रक्त भी है। जैसे कि व्यवहार में व्यक्ति जानता है कि विभिन्न प्रकार के मच्छर, पिस्सू तथा कुछ अन्य कीट सदैव हमें काटते रहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि मच्छर, पिस्सू और कुछ अन्य कीट होते हैं जो व्यक्तियों को काटते रहते हैं या जीव हमारा रक्त चूसते हैं। तो ये जीव क्या करते हैं? ये काटने के माध्यम से हमारे शरीर से रक्त निकालते हैं। इस स्थिति में इन कीटों का जो मुंह है उसका सीधा संबंध हमारे रक्त के साथ हो जाता है। मान लीजिए इन कीटों ने क्या हुआ? किसी ऐसे व्यक्ति को काट लिया है जिसके शरीर में कोई भयंकर बीमारी है, तो वो क्या किया? अब वो मच्छर है जिसने किसी ऐसे व्यक्ति को काटा है जिसके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोगग्रस्त है। मान लीजिए उसको टाइफाइड है, उसको मलेरिया, उसको कोई बीमारी है, उसको कोई बहुत भयंकर सा बीमारी है, बुखार है, तो उसको टीबी है। तो अब जिस मच्छर ने उस व्यक्ति को काटा है, अब वही मच्छर जाके किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेगा तो उसके मुंह में तो क्या हुआ? उस जो संक्रमित व्यक्ति है, जो रोगी व्यक्ति है, उसके जीवाणु बैक्टीरिया आ गए और उसने क्या किया? वो ही जो मच्छर है जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो
वो क्या करेगा, वहाँ से उठाए हुए जो जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस है, वो उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल देगा, जिससे क्या होगा, रक्त के माध्यम से संक्रमण हो जाएगा। मतलब उस व्यक्ति के शरीर का जो रक्त है, वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उसने डाल दिया। किसने डाला? जो मच्छर, पिस्सू या ऐसा कीट है जो हमें काट रहा है, इससे क्या हो जाएगा, रक्त के माध्यम से संक्रमण हो जाता है। तो ये होगा रक्त के माध्यम से संक्रमण। और संक्रमण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं रक्त के माध्यम से? जैसे हो गया मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर और फाइलेरिया। ये क्या है? ये सब रक्त के माध्यम से ही फैलने वाले रोग हैं और विशेषतः ये मच्छरों के माध्यम से ही होते हैं। मलेरिया का मच्छर अलग होता है, डेंगू का अलग होता है, पीत ज्वर का अलग होता है, फाइलेरिया का भी अलग होता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब मच्छरों से होने वाले रोग हैं और ये एक व्यक्ति के रक्त के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के रक्त में प्रवेश कर करके होते हैं। अब समझते हैं संक्रामक रोगों की रोकथाम के सामान्य उपाय कौन कौन से। अभी तक तो हम जान रहे थे कि रोग फैल किस प्रकार से रहे, कितने माध्यमों से रहे। अब जानेंगे कि अगर रोग फैल रहे हैं तो उनको रोक किस प्रकार से सकते हैं। तो पहला है स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना। क्या करेंगे? स्वास्थ्य विभाग को सूचित करेंगे, मतलब जो स्वास्थ्य विभाग है उसको सूचना पहुंचाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत अधिक संख्या में जो संक्रामक रोग है वो फैल रहा है। किसी भी क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग हो जाता है तो उसे स्थिति में क्या होगा, संबंधित व्यक्तियों द्वारा इस घटना की तुरंत सूचना किसको देनी चाहिए? स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सक को दी जानी चाहिए। इस सूचना को पा करके स्वास्थ्य अधिकारी अथवा चिकित्सक जो है आवश्यक उपाय करते हैं। मतलब किसी क्षेत्र में अगर कोई संक्रामक जो रोग है बहुत तेजी से फैल रहा है तो वहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है उसको सूचित किया जाना चाहिए। वहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको सूचित किया जाना चाहिए, जिससे उस रोग के निराकरण के वो उपाय कर सकें। अगला है रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना। तो अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण हुआ है तो सबसे अच्छा उपाय क्या है कि बचने का, उस रोगग्रस्त व्यक्ति को किसी सेपरेट रूम में रख दिया जाए, वहीं पर उसकी सारी व्यवस्था कर दी जाए, जिससे उस रोग का जो संक्रमण है वो अन्य व्यक्तियों को ना हो। तो रोग फैलने को रोकने से रोग को फैलने से रोकने के लिए ये भी उपाय किया जाता है। महत्वपूर्ण एवं आवश्यक उपाय है रोगग्रस्त व्यक्ति को तुरंत अन्य स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखा जाएगा, जिससे उस रोग का संक्रमण जो है वो कम हो जाएगा, मतलब अन्य व्यक्तियों में इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। अगला है रोग प्रतिरक्षा के उपाय क्या है, मतलब हम अपने शरीर में रोगों से जो प्रतिरक्षा लड़ने की है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, रोगों से प्रतिरक्षण के कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। किसी भी संक्रामक रोग के फैलने की आशंका होते ही क्षेत्रीय निवासियों को रोग प्रतिरक्षण के सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए। जितने उपाय कर सकते हैं सब करिए, मतलब जो जो आप बचने के उपाय कर सकते हैं सब करिए। उस व्यक्ति को अलग रखिए, उसकी सारी व्यवस्था अलग कर दीजिए, जब तक उसको संक्रमण है उससे कम से कम लोग मिलें और जो भी व्यक्ति देखभाल कर रहा है वही सिर्फ उसकी देखभाल करे, ताकि अन्य व्यक्तियों को संक्रमण ना हो। और उस रोग से सबसे बड़ा उपाय क्या है कि उस रोग से बचाव के टीके लगवाए जाने चाहिए। जैसे कि चेचक फैल रहा है तो चेचक से बचाव के टीके सभी को लगने चाहिए। टीबी है तो उससे बचाव के टीके सभी को लगे होने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा उपाय है। बाकी उपाय तो छोटे हैं, लेकिन सबसे मुख्य उपाय क्या है कि उसका टीका आपको लगा होना चाहिए, तभी आप के शरीर में उस रोग से लड़ने की जो शक्ति है, जो क्षमता है वो होगी, जिससे आपको वो संक्रमण नहीं होगा। अगला है रोगाणुनाशन संबंधी उपाय, मतलब रोगों को नष्ट करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। तो संक्रामक रोग किसी न किसी रोगाणु के प्रकोप के कारण ही फैले होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यह संबंधित रोगों को नष्ट करने के पर्याप्त उपाय कर लिए जाए तो संक्रामक रोग को अधिक फैलने से रोका जा सकता है। मतलब जो रोग फैल रहा है उसके जो रोगाणु हैं अगर उनको ही नष्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं प्रवेश कर पाएगा। अगर किसी व्यक्ति को वो संक्रमण हो गया है तो उसी व्यक्ति के शरीर में जो उस रोग के रोगाणु प्रवेश कर गए उनको उस व्यक्ति के शरीर में ही खत्म कर दिया जाए और उस व्यक्ति को उस रोग से मुक्त कर दिया जाए, तो वो जो रोग है वो अन्य व्यक्तियों को नहीं होगा, क्योंकि उस रोग के जो रोगाणु है उनको ही खत्म कर दिया गया है, उनको ही निसंक्रमित कर दिया गया है। तो क्या होगा, वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाएंगे और किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में संक्रमण भी नहीं कर पाएंगे। तो रोगाणुनाशन संबंधी जो उपाय है उसको अपनाकर भी क्या कर सकते हैं, रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। तो आज हम लोगों ने अपनी क्लास में इतनी सारी चीज़ें की हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिले होंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिली होंगी। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग कल अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।